स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे हमें सवाल अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। और आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और अनुज गुप्ता हैं, कमोडिटी और करेंसी हेड है एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे। दोराब मिस्त्री होंगे, डायरेक्टर है गोदरेज इंटरनेशनल के और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अदानी विल्मर के। और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ होंगे ऋषि नथानी, चीफ बिजनेस ऑफिसर एमसीएक्स के। वो दोनों मेहमान भी आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम आज चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में लगातार फिर से नया रिकॉर्ड बनता घरेलू बाजार में दिख रहा है। 87,500 के करीब चांदी का भाव पहुंच चुका है। केडिया जी, क्या हो रहा है चांदी में? कितनी तेजी यहां से और दिख रही है, और 87,000 रुपए के ऊपर क्या सलाह दे रहे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। डेफिनेटली अगर सोने चांदी की अगर बात करें तो जिस ढंग से हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के नंबर और फेड के जो डिसीजन है, पहले जून में रेट कट था, फिर सितंबर में हुआ, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अब जैसे से बढ़ रही है। हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, बॉन्ड यील्ड में गिरावट और साइडवे है, पर उसी का सपोर्ट सोने और चांदी पे मिल रहा है। लेकिन चांदी में जैसे हमने पहले भी कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्म करेगी या नहीं। तो हमने रिसेंटली देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी एक बड़ा फॉल आया और वापस ये रेशियो 84 तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ये 80 के नीचे भी जा सकता है, जिसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करेगी। इसका कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बेस मेटल में रिकवरी है, इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना से भी इंप्रूव हो रही है, इंडिया के भी इंपोर्ट अच्छे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चांदी 30 का एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर बना हुआ है। अगर 30 का लेवल टूटता है तो आने वाले दिनों में हम 31 से $32 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 90 का लेवल आराम से तोड़ सकता है अगले हफ्ते 10 दिन में। हाँ, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक अगर 86,800 तक मिलता है तो लेके चलिए। 86,000 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे मुझे लगता है 87,800 से 88,000 तक के लेवल मिल जाएंगे, बट वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में काफी अच्छी रहनी है चांदी के अंदर। रहेगी तो सावधान भी रहिएगा, तो स्टॉप लॉस भी लगाते रहिएगा। अनुज जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, चांदी ने $28 को ब्रेक किया, देन अभी हम देखें तो अब $30 के आसपास अब आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे उसको ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो इसने पहले 85,000 को ब्रेक किया, फिर 87,000 को ब्रेक किया। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगातार ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। डेटा वाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट सपोर्टिव ही है। फेड की तरफ से भी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो बायस है वो पॉजिटिव ही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंडिकेट पॉजिटिविटी कर रहा है। डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो जहां पहले 106 था, अब 104 के आसपास आ गया, तो वो भी एक इंडिकेशन पॉजिटिव है। तीसरा फैक्टर जो है वो है बेस मेटल का। आप देखेंगे कॉपर भी नए हाई लगातार बनाता हुआ दिख रहा है। तो इंडस्ट्रियल मेटल की साइड से भी सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सभी एंगल से यहाँ पर अभी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो थोड़ा डिप अगर मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 87,020 के आसपास खरीदारी करें। 86,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 87,850 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर हमें लगता है कि जल्दी ही ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और अगर $30 का लेवल इसमें ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि फिर 32 से लेकर 34 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारी अकॉर्डिंग हमें लगता है कि अभी सिल्वर पॉजिटिव बायस में रह सकता है। तो ये सलाह चांदी को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स की है। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं खाने के तेल के मार्केट को लेकर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं सिंगापुर से। दोराब मिस्त्री जी हैं, डायरेक्टर है गोदरेज इंटरनेशनल के और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अदानी विल्मर के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए। चलिए सबसे पहले सर बात हम करेंगे खाने के तेल में पाम तेल को लेकर। पाम तेल के दाम जो प्रीमियम मिल रहा था वो प्रीमियम जैसे जैसे कम हुआ, हमने अप्रैल के महीने में देखा इंपोर्ट फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या ये दाम घटने की वजह से हैं या कुछ और? क्या इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आपने सही बताया कि पाम के दाम में थोड़ी रुकावट आई। दाम कम हुए और उससे पाम ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया। जब पाम प्रीमियम में चलता था तब हिंदुस्तान, जो कि स्विंग फैक्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विंग कंज्यूमर हिंदुस्तान है, और जैसे पाम के दाम सोया तेल और सन तेल से ज्यादा महंगे हो गए तो हिंदुस्तान ने अपनी इंपोर्ट कम कर दी। 10 लाख टन के बजाय 4 लाख टन माल आया मार्च के महीने में। अब पाम की डिमांड कम हुई,
दाम वाजबी होने लगे और उसके साथ साथ हमारी डिमांड भी थोड़ी बढ़ती गई है। अब तक लगता है कि मई महीने में 7-8 लाख टन पाम इंपोर्ट होगा और वापस दाम में एक थोड़ी सी हल्की सी तेजी आने वाली लगती है आज के दिन में। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ दोराब जी मेरा ये होगा कि क्या पाम फिर से अब अट्रैक्टिव हो रहा है इंडिया के बायर्स के लिए, इंडिया के इंपोर्ट के लिहाज से, और जो प्रीमियम है वो अब खत्म होता दिख रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि अब वापस से वो प्रीमियम मिलेगा पाम को आने वाले कुछ समय में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाम को प्रीमियम मिलेगा, लेकिन पाम के दाम और अन्य खाद्य तेलों के दाम थोड़े-थोड़े बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पाम अभी बड़ा कॉम्पिटिटिव बन चुका है। खास करके जुलाई पोजीशन के लिए अगर आप सोया तेल अर्जेंटीना या ब्राजील से इंपोर्ट करने जाओ, तो पाम तेल, पाम ओलिव उससे कम से कम $60-70 चीप है। तो उससे पाम कॉम्पिटिटिव हो चुका है। सनफ्लावर ऑयल उससे भी ज्यादा महंगा है और ये 3 खास तेल एक दूसरे के साथ compete करते हैं। लगता है कि पाम अब वापस कॉम्पिटिटिव बन गया है और उसके दाम कॉम्पिटिटिव होने से अब रुकेंगे और गिरेंगे नहीं और थोड़े-थोड़े बढ़ने लगेंगे। लेकिन ये सारे तेल एक साथ बढ़ेंगे। सन, सोया, पाम सारे तेल और साथ-साथ में हमारा लोकल तेल है सरसों, वो भी थोड़ा-थोड़ा उसको भी थोड़ी-थोड़ी सपोर्ट मिलती जाएगी। लग रहा है थोड़ी कीमतों में आगे बढ़ोतरी हो सकती है। सर, पाम के दाम जो घटे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या फिर से रिकॉर्ड इंपोर्ट की संभावना बन रही है क्या देश में पाम इंपोर्ट की? जी, ऐसा लगता है कि अगर बारिश टाइम सर शुरू हुई, जैसे कि अभी आज फोरकास्ट आई है वर्ल्ड वेदर की और आईएमडी की कि हमारी बारिश की मौसम बिल्कुल टाइम टू टाइम शुरू होगी, यानी कि टाइम से 4-5 दिन पहले से शुरू होगी और जून जुलाई महीने में अच्छी बारिश होगी। अगर ये होता है तो इससे हमारे देश के इकोनॉमी को, कंज्यूमर को एक तरह का कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो उससे कंजम्पशन में बढ़ावा होता है और जब दाम वाजबी है और हमारी करेंसी भी काफी स्टेबल है तो और दुनिया की करेंसियों के मुकाबले में, तो उससे कंजम्पशन इंपोर्ट बढ़ सकती है और मेरा मानना है कि हमारी टोटल इंपोर्ट इस ऑयल साल यानी कि नवंबर से अक्टूबर तक पिछले साल से थोड़ी कम होगी, क्योंकि पिछले साल हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया था। इस साल हमारी इंपोर्ट थोड़ी कम होगी, लेकिन रिकॉर्ड के आसपास इंपोर्ट चलती रहेगी। एक मेरा सवाल ये होगा कि घरेलू बाजार में कई तरह के खाने के तेलों की अच्छी सप्लाई है। सरसों की तो सप्लाई है ही, सोया को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बाकी जो सब्स्टिट्यूट्स है, चाहे वे कॉटन सीड ऑयल हो या बाकी जो तेल हो, राइस ब्रान वगैरह हो, वो सब की भी सप्लाई है। लेकिन उसके बाद भी हमारी डिपेंडेंसी अभी तक वो घट नहीं रही है। हालांकि पाम का जो उत्पादन का शेयर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है देश के अंदर। तो डिपेंडेंसी कब तक कम होती है आपको दिख रही है? डिपेंडेंसी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि ओके। हमारी जो कंजम्पशन बढ़ती है साल पर साल, एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, दूसरे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं और ज्यादा लोग ज्यादा अच्छे तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमारी जो डिमांड है वो हमारी लोकल प्रोडक्शन के सामने ज्यादा है, इसलिए हमारी इंपोर्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ती जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात है, जरूर है, अगर हम सरसों के किसान और हमारे पाम तेल के किसानों को अच्छे दाम दे, यानी कि एमएसपी के मुकाबले में बिल्कुल अच्छे दाम दे, तब ये हो सकता है कि ये लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन इसकी एमएसपी का कोई ठिकाना नहीं है इस साल और मुझे तो ये बड़ा चिंताजनक है कि अगर हमने हमारे किसानों को, सरसों के किसानों को खास तौर पे एमएसपी नहीं मिली, तो ये आगे आने वाले साल में सरसों नहीं बोएंगे। ये बड़ा खतरा है और सरकार को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। अब तो सरकार का अटेंशन कहीं और है, लेकिन 4 जून के बाद ये बिल्कुल अवश्य है
कि ये नाफेड, हाफेड, राफेड वगैरह जो फेडरेशन जो है, इनको लगातार बाजार में लगा दे और ये बिल्कुल साबित करे कि हमारे सरसों के किसान को एमएसपी मिलेगी और ये माल पूरा इकट्ठा कर लेंगे और फिर पूरे साल तक ये माल को बाजार में छोड़ दे जाएंगे। दोराब सर, अब आखिरी दौर में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हर खाने के तेल को लेकर आपका प्राइस आउटलुक क्या है। आपने ये तो बता दिया कि दाम बढ़ने वाले थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन कितनी तेजी आ सकती है परसेंटेज टर्म में अगर बता दें, पाम को लेकर, सोया को लेकर, सरसों और सनफ्लावर को लेकर, ये 4 मेजर ऑयल के बता दें कि कितने प्राइस बढ़ सकते हैं परसेंटेज टर्म में। देखिए, अगर मौसम सुहाना रहा, मौसम अच्छा रहा और बोई अच्छी रही हिंदुस्तान में और खास करके नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा की ये ऑयल सीड सीजन अब शुरू हो रही है, वहां बोई शुरू हो रही है। अगर वो सीजन अच्छी रही और वहां के क्रॉप अच्छे रहे तो ज्यादा तेजी नहीं आएगी, 3-4% की तेजी आएगी। लेकिन अगर वहां मौसम खराब निकला, सूखा आया या कि फ्लड्स आए, आप जानते हैं कि आजकल ये मौसम कितना अनसर्टन हो गया है। आपको कल्पना भी थी कि थोड़े दिन पहले ब्राजील के रियो ग्रांडी दो सुल प्रोविंस में 3 दिनों में 20 इंच बारिश गिरी और कम से कम 5 मिलियन टन सोयाबीन का नुकसान हो गया। तो ऐसा हो सकता है, आजकल ये क्लाइमेटिक कंडीशन इतने अनसर्टन हो गए हैं। अगर ये क्लाइमेटिक कंडीशन स्थिर रहे, अच्छे रहे, एवरेज रहे, तो ज्यादा तेजी नहीं आ सकती है, 3-4% की। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन वर्स हो गए, खराब हो गए, तब ज्यादा भी तेजी आ सकती है। ये भगवान के हाथों में है। सही कहा आपने कि जिस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी समय बारिश हो जाती है और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अदरवाइज आपके जो प्राइस आउटलुक है बिल्कुल वहाँ पर काम करेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए। चलिए, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं और अब खाने के तेल के बाद हम एग्री मार्केट की बातचीत कर लेते हैं। जीरे की बात करते हैं। जीरे में आज शानदार तेजी दिखी है। केरिया जी, आज 3% से ज़्यादा का उछाल दिखा, 27,900 के करीब बंद हुआ है। जून का वायदा आज एनसीडीएक्स में टॉप गेनर भी था। ये क्या लग रहा है, ये तेजी अच्छी तेजी दिख रही है? कल ऊंझा मंडी के चेयरमैन थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि किसान जो मजबूत किसान है उनके हाथों में अब माल है, अब जब दाम बढ़ते हैं तभी वो माल मंडियों में लाते हैं, नहीं तो अराइवल्स अब काफी कम हो गए हैं। क्या लग रहा है, ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी? क्या होगा आगे? क्या कौन यहां पर अब बाजी मारेगा? बिल्कुल, अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो क्रॉप साइज हमने देखा एफआईज में करीबन 1 करोड़ के ऊपर की बताई गई थी, जिसके बाद से प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट थी। ऐसी कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि अदर कंट्रीज में लाइक चाइना, अफगानिस्तान, सीरिया, तुर्की, यहाँ पे भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से भाव में काफी गिरावट थी। बट हमने पहले भी कहा था कि प्राइस उस चीज को डिस्काउंट कर चुका है। अब रिसेंटली हमने देखा एक इमर्स जो हीट वेव था उसकी वजह से अराइवल्स नहीं आ रहे थे, साथ में भाव भी कम थे, तो फार्मर्स भी डेफिनेटली माल नहीं ला रहे थे। और साथ में एफएमसीजी अपने आप को अब देख रहे थे कि प्राइजेस में काफी अच्छी स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए नए सीजन अप्रैल के एंड से हमने देखा उनकी बाइंग भी स्टार्ट हुई, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पाइपलाइन पूरी एम्प्टी थी। एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव हुई है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज टेक्निकली 28,500 29,000 का जो जोन है, मुझे लगता है टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। साथ में ये लेवल पे अराइवल थोड़े थोड़े बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है वैसे तो प्राइजेस में आने वाले महीनों में अच्छा तेजी है, बट टाइमिंग एक हायर लेवल पे अराइवल प्रेशर बढ़ने की वजह से वापस गिरावट मिल जाएगी। तो आज के क्लोजिंग के हिसाब से मुझे लगता है 27,600 आता है, लेके चलिए। 27,200 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट 28,200 से 28,500 का ही रहेगा। इसके ऊपर होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है 1-2 दिन के लिए, बट हाँ, जैसे हम जुलाई अगस्त तक की बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 34-35 हजार के लेवल फिर से दिखा देगा, बट टाइमिंग प्राइजेस के अंदर 28,500 29,000 तक का ही हाई साइड दिखता है। ये व्यू आपका है। आपका व्यू क्या है अनुज जी मसालों को लेकर? देखिए, मसालों में जो इम्पैक्ट रहेगा अभी, जो भी अगर हम ओवरऑल मसालों की बात करें तो मानसून का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मानसून पे अभी क्लैरिटी आना बाकी है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मसालों में थोड़ा बहुत एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। फिजिकल मार्केट में थोड़ा डिमांड भी है और कहीं ना कहीं हीट वेव की वजह से भी एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपको सभी मसालों के अंदर एक रिकवरी का माहौल देखा जा सकता है। फिजिकल मार्केट में कुछ डिमांड यहाँ पर आती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर आपको आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
भी मसालों को लेकर आपने सुन लिया, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। एमसीएक्स पर एफएनओ में रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिल रहा है। एफएनओ का टर्नओवर पहली बार 3 लाख करोड़ के पार निकल गया है और 48 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स में कारोबार कल देखने को मिला है। हमारे साथ ऋषि नथानी हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं एमसीएक्स के। शुक्रिया ऋषि जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर, मेरा पहला सवाल होगा, कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है फ्यूचर्स का, परसेंटेज टर्म में बताइएगा, और ऑप्शंस का कितना कंट्रीब्यूशन है इस रिकॉर्ड टर्नओवर में? में लगभग 10% फ्यूचर्स का है और बाकी ऑप्शंस का है। लेकिन अगर आप देखें तो फ्यूचर्स का जो टर्नओवर काफी महीनों से डाउन हो रहा था, वो भी अब बढ़ रहा है। तो जो पार्टिसिपेशन आ रही है वो बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में बढ़त आ रही है। टर्नओवर काफी ज्यादा है फ्यूचर्स के मुकाबले। क्या कमोडिटी में भी ऑप्शंस की आदत तो नहीं लग रही इक्विटी की तरह सर? नहीं, देखिए क्या होता है कि जो भी मार्केट, हम तो एक प्लेटफॉर्म है और जो मार्केट सराहेगा, जो मार्केट को ईज ऑफ ट्रेड दिखेगा वही करेगा। फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि इक्विटी मार्केट के बाबत कमोडिटी मार्केट्स में अभी भी फ्यूचर्स काफी हाई हैं और आगे चल के ये जो जितने भी हेजर्स हैं मार्केट में, वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों को ही प्रेफर करते हैं। तो हम ये तो बता नहीं पाएंगे कि भाई कौन किस में ट्रेड करे। हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं और आगे चल के मार्केट ये डिसाइड करेगा कि उनको किस में सहूलियत आती है ट्रेड करने में। एक बड़ी बात होती है, और जब ऑप्शंस लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है, रिटेल ट्रेडर्स को, तो डेफिनेटली उनकी भागीदारी बढ़ती है। तो कौन इस पार्टिसिपेशन में, जो डेटा आपको आप सेंस कर रहे होंगे, कौन लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिकॉर्ड टर्नओवर में? हेजर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स वगैरह आ रहे हैं, एफपीआई की भागीदारी बढ़ रही है, या साथ साथ में स्पेकुलेटर्स भी आ रहे हैं? देखिए, कल हमारे एफपीआई का भी रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि एफपीआई नहीं आ रहे हैं। बाकी हमारे हेजर्स के भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो ये तो ऑलराउंड पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। चाहे प्रॉप हो, चाहे रिटेल हो, चाहे निवेशक, आम निवेशक हो, चाहे हेजर्स हो, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, एफपीआई, सभी मिलके मार्केट बनता है और सभी की भागीदारी से मार्केट में काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक तबके का आदमी काम कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे। अगर सेगमेंट वाइज अगर बात करें, आमतौर पे एनर्जी को में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। क्या इस बार बुलियन में जिस तरह की रिकॉर्ड रैली चल रही है, चांदी भी लगातार रिकॉर्ड बना रही है, गोल्ड भी रिकॉर्ड के पास है, मेटल्स में एक तरफा रैली चल रही है, 20-20% बढ़ गए 1-1.5 महीने में भाव, क्या इस बार जो कंट्रीब्यूशन है वो मेटल साइड से भी आ रहा है या फिर एनर्जी डोमिनेट कर रहा है? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि सेगमेंट वाइज में फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोनों में बढ़त आ रही है। पार्टिसिपेशन में हर प्रकार से हर तबके का आदमी जो मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, चाहे हेजर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, निवेशक हो, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जहां तक रहा ये जो आपके सवाल है, उसमें भी अगर आप देखें तो बेस मेटल हो, चाहे बुलियन हो, चाहे एनर्जी हो, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ग्रोथ आ रहा है। सब में अभी काफी अच्छा मूवमेंट आ रहा है और काफी अच्छा पार्टिसिपेशन उभर के आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो और सवाल होंगे, लेकिन आपको ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूँगा कि आगे इसी तरह के वॉल्यूम क्लॉक करें। अगर पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और उसी का असर यहाँ पर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर भी दिख रहा है। अब लेकिन अगला सवाल मेरा ये होगा, जिस पर आप बार बार कहते हैं कि मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट जो लॉन्च की तैयारी में आप लोग हैं, कुछ इस पर डिटेल्स आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो फिर से बोलूंगा कि मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, बट ये जरूर बोलूंगा कि हम सारे प्रोडक्ट स्टडी करते रहते हैं और पहले जो 91 कमोडिटी थे, उसके बाद और अभी कमोडिटीज जो परमिट हुए हैं सभी को स्टडी करते हैं और जैसे ही हमें कुछ समझ में आएगा हम जरूर रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई करके प्रोडक्ट मार्केट में लाने की चेष्टा करेंगे। किसी और एग्जिस्टिंग किसी कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट या मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च की तैयारी है क्या? आखिरी सवाल है सर। नहीं, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सभी प्रकार के होते हैं और सभी को स्टडी करते हैं। तो अभी जैसे हमने हाल में 2 मिनी ऑप्शंस लॉन्च किए थे, तो जब जैसा पोजीशन दिखता है मार्केट में, जैसा अप्रूवल रहता है और जैसा हमें लगता है कि मार्केट जिस कॉन्ट्रैक्ट को सराहेगा उसे जरूर हम लाएंगे। आपने वक्त दिया, उम्मीद करते हैं इसी तरह के वॉल्यूम, इसी तरह के टर्नओवर आगे भी आप लोग क्लॉक करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ट्रेडिंग की भी बातचीत कर लेते हैं। अजय जी और अनु जी हमारे साथ बने हुए हैं। गोल्ड पर अभी तक बातचीत नहीं हुई है। गोल्ड से पहले कॉपर पर सवाल आ रहा है क्रिश का दिल्ली से कि कॉपर में क्या करे। करीब करीब 20% की तेजी आ चुकी है। अजय जी, अब क्या करना चाहिए इनको? क्रिश को दिल्ली से हैं, पूछना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करे अब इन लेवल्स पर।
देखिए, कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई कंसर्न्स तो कंटिन्यू बना हुआ है और डिमांड में भी धीरे धीरे हमने इंप्रूवमेंट देखा है। टेक्निकली भी प्राइजेस अब करीबन 870 का जो की रेजिस्टेंस था वो तोड़ के होल्ड कर चुका है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि प्राइजेस 920 के ऊपर भी जाएंगे, 920 940 के रेंज में। बट अगर डे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पोजीशन कर रहे हैं कैरी, तो 895 पे लेके चलिए, 890 का स्टॉप लॉस, 905 का टारगेट। बट अगर एक महीने का व्यू लेके चलते तो मुझे लगता है 920 925 का लेवल इजीली क्रॉस कर जाएगा। एक बार स्क्रीन पे कॉल भी अच्छा किया आपने, दिखा दिया 905 के टारगेट के लिए। अनुज जी, आपकी राय क्या होगी? बेस मेटल्स में या कोई टॉप ट्रेड है आपकी तरफ से? देखिए, बेस मेटल में कॉपर ही टॉप ट्रेड रहेगा। हालांकि जिंक के अंदर भी हम मोमेंटम पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो कॉपर और जिंक को हम देख सकते हैं। तो कॉपर में करीबन 894 के आसपास खरीदारी करें, 888 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 905 तक हो सकता है। और जिंक में करीबन 262 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 259 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 266 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर और जिंक दोनों ही मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड हो सकते हैं। ओके अनुज जी, नेचुरल गैस की चाल बहुत तेजी से, मैंने देखा कि 50 रुपए तो बहुत तेजी से बढ़ के आ गया। मैं छुट्टी पे था, 150 के आसपास नेचुरल गैस का भाव होता था, उसके नीचे जब छुट्टी से लौटा तो देखा 200 रुपए के आसपास है। क्या फिर नई तेजी और दिख रही है आपको यहाँ से? देखिए, अभी नेचुरल गैस के अंदर एक मोमेंटम है और यहाँ पर एक अपसाइड ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में भी एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो 197 के आसपास खरीदारी करें, 194.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 206 तक देखने को मिल सकता है। तो वॉल्यूम्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, वॉलिडिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई है और कुछ फंडामेंटल भी यहाँ पे चेंज होते हुए दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम है, टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पर आया है। तो नेचुरल गैस मुझे लगता है कि 206 तक के लेवल पे आ सकता है। अजय जी, आपकी राय फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में बताइएगा एनजी में। देखिए, एनजी में हमने वार्म वेदर का अपडेट आते हुए देखा और ध्यान रखिए कि हम जो अप्रैल मई मंथ होता है उसमें रिफिलिंग का सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से बाइंग कंटिन्यू है। जो फ्यूचर पे 200 का लेवल मई वाला जो मंथ है लेके चलिए 206 के टारगेट के लिए। वहीं ऑप्शन के अंदर 200 का कॉल ले सकते हैं 6 रुपए में 14 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड भी 73,000 रुपए के आसपास है। अनुज जी, अब यहां से क्या लग रहा है, गोल्ड में क्या 73,000 रुपए के ऊपर खरीदना चाहिए या वेट करें नीचे आने का? देखिए, डेफिनेटली वेट करना चाहिए। हमने देखा है कि 73,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी देखा गया है। तो अगर प्राइस थोड़ा डिप लेते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे अगर प्राइस 72,750 के आसपास तक मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 72,588 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 73,080 तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 73,000 के ऊपर तो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए और नीचे अगर 72,700 750 के आसपास मिले तो वहां खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। गोल्ड पर आपकी राय ये है। और अजय जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? देखिए, थोड़ा सा कॉशियस जरूर है क्योंकि 24,000 का लेवल ब्रीच नहीं कर रहा है मार्केट। बट आई थिंक ये जो इन्फ्लेशन के अपडेट आए हैं उसके बाद पॉजिटिव ही है। 72,900 के आसपास बाय कीजिए, 72,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 73,400 से 73,500 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। शॉर्ट से बचे। गोल्ड पर फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों पर अपनी राय रखिएगा। मैं कमोडिटी नहीं सुन पाया। कच्चे तेल पर मैं जानना चाह रहा, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में दोनों कॉल बता दीजिएगा। कच्चे तेल में हमने देखा कि प्राइसेस में थोड़ा स्टेबिलिटी है 6500 से 6800 के बीच में। फ्यूचर में 6520 में लीजिए, 6440 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6650 का टारगेट। जो ऑप्शन में करना चाहते हैं वहां पे 6500 का कॉल लिया जा सकता है 180 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 100 का, टारगेट रहेगा 320 का। ओवरऑल काउंटर 6500 से 6800 के बीच में मूव करेगा। अनुज जी, आपकी राय क्रूड पर? अनुज जी अनम्यूट कीजिएगा, क्रूड पर अपनी राय बताएं। देखिए, क्रूड मुझे लगता है कि थोड़ा स्टेबल हुआ है अभी, तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसमें एक रेंज ट्रेड हो रहा है नीचे में करीबन 6400, ऊपर में करीबन 6700। तो मुझे लगता है कि इस रेंज में रहना चाहिए। फिलहाल अभी हमारा इसमें कोई कॉल नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। काफी दिनों से रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई रेंज में अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। शुक्रिया अनुज जी आपका, अजय जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फटाफट से अपनी राय रख दी। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।